स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण होता क्या है ये, इसको समझो। वित्तीय संसाधन पैसा भी दोनों ने, जितना भी खर्चा लोन जितना भी पूंजी है दोनों की बराबर है। फिर बी का लाभ ज्यादा कैसे हो गया? स्टेप्स जब भी लिखना है ध्यान देना है कि एक के बाद एक यही सारे पॉइंट्स होने चाहिए, स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता से हमने स्टार्ट किया और फिर हम सीधे डायरेक्ट किस पे पहुंच गए, भर्ती पर पहुंच गए। एक सेम अधिकार यानी लेखाकार ही व्यक्ति है, उस लेखाकार व्यक्ति का दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम जो लेकर के आई है आज फिर से एक नया चैप्टर। तो बच्चों आप तैयार हैं एकदम? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन में नया चैप्टर, और वो भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टडीज। और आज के चैप्टर का क्या नाम है भाई? नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण होता क्या है ये, इसको समझो। देखो बेटा, नियुक्तिकरण का मतलब कहीं ना कहीं कर्मचारियों को नियुक्त करने से संबंधित कार्य करने से है। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो प्रबंधक होते हैं वो एक कई सारे कार्य करते हैं, है ना। नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, और नियोजन और संगठन के बाद जो तीसरा कार्य वो करते हैं वो होता है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नियुक्त करना। स्टाफ को, संगठन में कर्मचारियों को, स्टाफ को, मानव संसाधन का प्रबंध करना ही नियुक्तिकरण के अंदर आता है। तो नियुक्तिकरण करने में क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं एक प्रबंधक को? सबसे पहले तो उसे ये देखना होगा कि संगठन में जो क्रियाएं या कार्य हो रहे हैं उस कार्य को करने के लिए कितने मानव संसाधन की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कुल कार्य का अध्ययन करना होगा। उस कार्य अध्ययन के अनुसार ये देखना होगा कि संगठन में कितने लोगों की आवश्यकता है, और वो लोग जो हैं जिनकी आवश्यकता है वो कितने योग्य होने चाहिए। पद के अनुसार, कार्य के अनुसार, यानी उनकी योग्यता के अनुसार मानव संसाधन का प्रबंध करना ही नियुक्तिकरण है। ठीक है, तो बेटा नियुक्तिकरण में हम ये देख रहे हैं कि प्रबंधक एक ऐसा कार्य करता है जिसमें वो मानव संसाधन का प्रबंध करता है संगठन में। ये पता लगाता है कि योग्य जो कर्मचारी हैं उनका चुनाव किया जा सके, कार्य के अनुसार चुनाव हो, है ना, न ज्यादा न कम। ऐसे पर्सन नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो अयोग्य हो या कार्य के लिए उपयुक्त न हो। ठीक है, तो नियुक्तिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रबंध का। और अगर अच्छे कर्मचारी किसी संगठन में आ गए तो आधा से ज्यादा संगठन का जो कार्यभार है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि सही कर्मचारी का चुनाव अगर सही तरीके से हो गया तब तो संगठन क्या करेगा? वृद्धि करेगा, विस्तार करेगा, विकास करेगा, है ना। तो बेटा आज हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, क्या हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, वो सब चीजें जल्दी से देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नियुक्तिकरण की अवधारणा, यानी नियुक्तिकरण किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसका महत्व क्या है संगठन में। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है इसी अध्याय में वो है मानव संसाधन प्रबंध के रूप में नियुक्तिकरण की पूरी अवधारणा, इसकी विशेषता हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद नियुक्तिकरण प्रक्रिया यानी नियुक्तिकरण स्टाफिंग का जो चरण है, किस तरह से एक एक करके क्या क्या किया जाता है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण में, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग नियुक्तिकरण प्रक्रिया में जो चरण होते हैं उसमें भर्ती होती है, भर्ती की प्रक्रियाएं क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। चयन प्रक्रिया यानी जो नियुक्तिकरण प्रक्रिया का जो दूसरा तत्व है चयन, चयन से संबंधित भी जो चरण होते हैं या प्रक्रियाएं होती है, चयन करने में क्या क्या चीजें की जाती हैं वो सारी चीजें भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसके बाद नियुक्तिकरण का ही जो तीसरा तत्व होता है वो होता है प्रशिक्षण और विकास करना कर्मचारियों का। प्रशिक्षण
किस तरह से किए जाते हैं, प्रशिक्षण का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, ये भी हम देखेंगे। प्रशिक्षण की विधियां देखेंगे कि किस तरह से, कितने तरीके से किसी कर्मचारी को संगठन में प्रशिक्षित किया जाता है। कार्य के दौरान और कार्य न करते हुए भी कौन कौन से प्रशिक्षण के तरीके हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसी अध्याय में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी विषय वस्तु। अब हम लोग अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले बेटा, नियुक्तिकरण के अर्थ को समझने से पहले कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, नियुक्तिकरण प्रबंध का एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, इसके अलावा आप ये जानिए कि नियुक्तिकरण में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं संगठन में रिक्त पदों पर। ठीक है, यानी संगठन में मानव संसाधन का प्रबंध करना ही नियुक्तिकरण है। ठीक है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, योग्य उम्मीदवारों को की भर्ती करना और उनका चयन करके उनको स्थान देना, यानी पद उनको देना संगठन में, और उसके बाद उस कार्य के अनुसार उनका प्रशिक्षण करवाना भी नियुक्तिकरण के अंदर ही आता है। इसके अलावा नियुक्तिकरण में यानी स्टाफिंग में सिर्फ कर्मचारियों का चयन करके उनको कार्य दिया ही नहीं जाता है, बल्कि प्रशिक्षित भी करते हैं और इसके अलावा पारिश्रमिक भी उनका तय किया जाता है, यानी उनका वेतन क्या होगा ये भी दिया जाता है, कार्य के अनुसार उनको बोनस भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों से संबंधित सभी जो कार्य होते हैं वो नियुक्तिकरण के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, नियोजन और संगठन के बाद प्रबंधकों का अगला कार्य नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग होता है। ठीक है, इसमें नियुक्तिकरण कार्य द्वारा प्रबंधक संगठन कार्य द्वारा सृजित सभी पदों को भरते हैं, यानी संगठन में जो भी रिक्त पद हैं, जो भी खाली पद हैं, पोजीशन है जो कि अभी भरी नहीं गई है, उसे नियुक्तिकरण फंक्शन के द्वारा भरा जाता है, स्टाफिंग के द्वारा पूरा किया जाता है मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता को। नियुक्तिकरण में प्रबंधकीय कर्मचारियों की जनशक्ति नियोजन, यानी कितनी जरूरत है, प्लानिंग द्वारा पता लगाया जाता है कि टोटल वर्क फोर्स यानी जनशक्ति की आवश्यकता कितनी है किसी संगठन में। उसके बाद भर्ती, यानी पदों, जो रिक्त पद हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो भर्तियां निकाली जाती हैं, रिक्रूटमेंट जिसे कहते हैं। चयन, फिर जो आवेदन जो मिले हैं, जो आवेदन आए हैं भर्तियों के द्वारा, उन आवेदन की काट छांट करके योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। परीक्षण के द्वारा बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं और उसके बाद एक योग्य उम्मीदवार जो उस पद के लिए सही है उसका चुनाव करना ही चयन है। ठीक है, इसके बाद जब चयनित उम्मीदवार पद पर आ जाता है तो पद से संबंधित जो कार्य करने होते हैं उसके लिए जो जरूरी प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो कर्मचारियों को दी जाती है प्रशिक्षण के माध्यम से। ये भी नियुक्तिकरण के अंदर ही आता है। उसके बाद पारिश्रमिक, यानी कार्य के अनुसार, पद के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यक्तियों को, जो कर्मचारी चयनित हो गए हैं उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी वेतन दिया जाता है, और समय समय पर उनको इंक्रीमेंट यानी बोनस, ये सारी चीजें भी तय की जाती हैं। ये भी नियुक्तिकरण के अंदर ही आता है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कई समय से कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी पदोन्नति का कार्य करना भी नियुक्तिकरण के अंदर आता है। पदोन्नति मतलब कहीं ना कहीं प्रमोशन करना, उसको अधिक उच्च स्तर का कार्य सौंपना, उसके वेतन में बढ़ोतरी करना, यही पदोन्नति होती है। इसके अलावा अनुरक्षण और अंतर्निहित होता है। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, नियुक्तिकरण के तत्व हैं। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग कार्य के दौरान अंदर किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये पाया कि नियुक्तिकरण एक प्रबंधकीय कर्मचारियों की जनशक्ति नियोजन से स्टार्ट होता है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक तय करना और पदोन्नति करना और उनको ध्यान रखना, उनको समय समय पर एक तरह से उनके सारी चीजों के बारे में कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेना, यही नियुक्तिकरण है।
नियुक्तिकरण में उचित पद के लिए उचित योग्यता वाले सही व्यक्ति को ढूंढना। उचित पद के लिए यानी जो पद रिक्त हैं वही पद हैं वहां पे संगठन में, उस उचित पद के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करना जो योग्य हो उस पद के लिए, ठीक है। और सही समय पर यानी सही व्यक्ति को सही समय पर उचित पद के लिए ढूंढना ही नियुक्तिकरण है। सही समय पर कार्य करना सम्मिलित होता है, यानी नियुक्तिकरण उचित पद के लिए उचित योग्यता वाले सही व्यक्ति को ढूंढ करके सही समय पर कार्य करना है, ठीक है। तो ये है नियुक्तिकरण। अगर और साधारण से शब्दों में जानोगे तो बस इतना जान लो कि संगठन में रिक्त पदों को भरना उचित व्यक्तियों के द्वारा नियुक्तिकरण है। उचित समय पर यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और देखें तो नियुक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है या किया गया है कि संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरने और उन्हें भरे रहने देने के लिए प्रबंधकीय कार्य है, ठीक है। यानी विभिन्न पद जो भी रिक्त पद हैं जो निकलते हैं संगठन में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार उन्हें भरना ही नियुक्तिकरण है, ठीक है। और इसे संगठनात्मक ढांचे में डिजाइन किए गए पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की यहाँ पे भर्ती करते हैं, चयन करते हैं, कार्य पर उनको लगाते हैं, कार्य उनको सौंपते हैं। पदोन्नति यानी प्रमोशन भी होता है उसमें उनका, और मूल्यांकन होता है, यानी वो कार्य कैसा कर रहे हैं इसी आधार पर उनका मूल्यांकन करके उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। और विकास का कार्य भी कर्मचारियों का नियुक्तिकरण के अंदर होता है प्रशिक्षण के माध्यम से। इन सब चीजों का पालन करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को पहचानने द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं नियुक्तिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। नियुक्तिकरण करते समय बहुत सही तरीके से निर्णय लेना चाहिए प्रबंधक को, क्योंकि नियुक्तिकरण के माध्यम से जो कर्मचारी संगठन में आ रहे हैं वो वास्तविक कार्य निष्पादन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर योग्य कर्मचारी होंगे तो संगठन भी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर योग्य कर्मचारी नहीं होंगे या कर्मचारियों में किसी भी प्रकार की अयोग्यता होगी, वो कार्य अच्छे से नहीं करने लायक होंगे, तो फिर संगठन की भी वृद्धि और विस्तार और विकास रुक जाएगा। तो नियुक्तिकरण बहुत ही सोच समझ करके अच्छे तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से योग्य उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, ठीक है। नियुक्तिकरण करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संगठन में भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन एक जैसे हों, लेकिन अगर मानव संसाधन सही नहीं हो तो फिर संगठन वृद्धि या विकास या लाभ नहीं कमा पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझकर सही तरीके से चुनाव होना चाहिए कर्मचारियों का। यहाँ देखिए बेटा, नियुक्तिकरण क्योंकि इतना ज्यादा अहम कार्य है किसी भी प्रबंध का, इसीलिए इसका महत्व भी संगठन में बढ़ जाता है। क्या क्या महत्व है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। नियुक्तिकरण के महत्व क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है, या संगठन में इसका लाभ क्या है, आइए जल्दी जल्दी पता करते हैं। सक्षम कर्मियों को प्राप्त करने कर पदों को भरना। बेटा पहला तो सबसे पहला लाभ तो यही आता है नियुक्तिकरण कार्य के माध्यम से कि कहीं ना कहीं सक्षम यानी योग्य कर्मी जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको प्राप्त किया जाता है और पदों को भरा जाता है। जो भी रिक्त पद हैं, खाली स्थान है संगठन में कर्मचारियों के लिए, उन पदों को भरना नियुक्तिकरण के माध्यम से हो जाता है। तो पहला जो लाभ है या पहला जो महत्व है नियुक्तिकरण का, वो रिक्त पदों को भरना है, ठीक है। दूसरा क्या इसका लाभ या महत्व आता है, वो है उचित पद पर उचित व्यक्ति को लगाना। बेटा ऐसा नहीं सिर्फ कि पद भर लेना ही नियुक्तिकरण है, नहीं, योग्य व्यक्तियों से पदों को भरना, ठीक है। योग्य व्यक्ति क्या, जो उस पद के लिए योग्य हो, जिस पद के लिए वो भरे जा रहे हैं। वो योग्यता, वो क्वालिफिकेशन, वो शैक्षिक योग्यता, वो कौशल उनके पास जरूर होना चाहिए जो कार्य के लिए आवश्यक हो, ठीक है। तो उचित पद पर उचित व्यक्ति को लगाना ही नियुक्तिकरण है, और ये उचित पद और उचित व्यक्ति एक तरह से सही तरीके से नियुक्तिकरण के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। अगर उपक्रम की वृद्धि, बेटा हम सब जानते हैं कि संगठन की वृद्धि उसके कर्मचारियों के कार्य करने पर निर्भर करती है।
जितने अच्छे, जितने योग्य, जितने कुशल, जितने कौशलपूर्ण कर्मचारी होंगे, उतना ज्यादा व्यवसाय या संगठन वृद्धि करेगा, विकास करेगा, विस्तार करेगा, आगे बढ़ेगा, लाभ कमाएगा। तो कहीं ना कहीं उपक्रम की वृद्धि उसके मानवीय संसाधनों पर निर्भर करती है, कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। तो नियुक्तिकरण के माध्यम से उपक्रम की वृद्धि होती है, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नियुक्तिकरण के माध्यम से चयनित होते हैं। फिर है मानवीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग। बेटा, नियुक्तिकरण के माध्यम के द्वारा ही मानवीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। कैसे भाई? जितनी जरूरत होगी उतने ही लोग चुने जाएंगे। अनावश्यक मानव संसाधन प्रबंध नहीं करना है। यानी नियुक्तिकरण में पहले तो ये देखा जाता है कि संसाधन, मानवीय संसाधन की आवश्यकता कितनी है, ठीक है, यानी कार्यभार कितना है, उस कार्यभार के अनुसार ही व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नियुक्तिकरण के माध्यम से मानवीय संसाधनों का प्रबंध किया जाता है, और जितनी जरूरत है उतना ही प्रबंध कर रहे हैं, यानी इष्टतम उपयोग हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रतिस्पर्धा करने में सहायता। बेटा, दो फर्म है, ए और बी, ठीक है, ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। इन दोनों ही फर्म की भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, दोनों का क्या है? बराबर है। ए का भी और बी का भी सेम है, ठीक है। लेकिन फिर पता चलता है कि बी जो है वो ज्यादा लाभ कमाया, ए से ज्यादा लाभ हुआ बी का। किस मामले में? भौतिक संसाधन यानी मशीन, जो है उपकरण, औजार, जितने भी संसाधन है वो सारे ए और बी में समान है, बराबर ही थे। वित्तीय संसाधन, पैसा भी दोनों ने, जितना भी खर्चा, लोन, जितना भी पूंजी है, दोनों की बराबर है। फिर बी का लाभ ज्यादा कैसे हो गया? प्रकृति भी दोनों ही फर्म की एक ही है, उत्पादन संबंधी व्यवसाय से ही जुड़े हैं ए और बी। लेकिन उसके बाद भी बेटा हमने ये पाया कि बी जो है वो ज्यादा लाभ अर्जित कर रही है। कहीं ना कहीं इसका एक संसाधन, जिसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं, वो बी का ज्यादा अच्छा है। तो मानवीय संसाधन की वजह से बी जो है वो ज्यादा लाभ कमा पाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमें प्रतिस्पर्धा, यानी संगठन को प्रतिस्पर्धा में आगे आना है, अपने प्रतियोगी जितने भी हैं उनको पीछे करना है, तो कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण हो जाएगा? मानवीय संसाधन। अगर मानवीय संसाधन किसी संगठन में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कुशल है, ज्यादा योग्य है, तो वो फिर संसाधन भी ज्यादा वृद्धि करेगा, वो भी अपनी प्रतियोगिता में, अपनी प्रतिस्पर्धा में, अपने संगठन के जितने भी प्रतियोगी होंगे उनसे आगे निकलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करता है नियुक्तिकरण, क्योंकि नियुक्तिकरण में योग्य कुशल कर्मचारियों का चुनाव होता है, जो कि एक संगठन को उसके प्रतियोगी से आगे ले जाते हैं। फिर देखिए, कार्य संतुष्टि और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना। बेटा, नियुक्तिकरण में सिर्फ संगठन के लिए ही फायदा नहीं है, यानी नियुक्तिकरण के माध्यम से सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन उम्मीदवारों को लाने के बाद नियुक्तिकरण में क्या हो रहा है? पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है, पदोन्नति भी की जा रही है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वो और अच्छा कार्य करें। इससे क्या होगा? कार्य संतुष्टि बढ़ेगी लोगों के में, और कर्मचारियों के मनोबल में, यानी वो ज्यादा और अच्छा कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा पारिश्रमिक कमाना चाहते, बोनस कमाना लेना चाहते, पदोन्नति चाहते हैं, जिससे कि वो और मन लगा करके कार्य करेंगे। तो ये नियुक्तिकरण के माध्यम से ही पॉसिबल है। सेवेंथ, इसका अगर हम देखें महत्व या लाभ क्या है? दूसरे कार्यों की प्रभावकारिता की कड़ी। बेटा, अन्य कार्य क्या होंगे? निर्देशन होगा, नियंत्रण होगा, यही दो कार्य तो अभी बचे हुए हैं। तो किसी भी प्रबंध में निर्देशन किसका करोगे? मानव संसाधन का ही तो करोगे। अगर नियुक्तिकरण सही से नहीं होगा तो कर्मचारियों को निर्देशित क्या करना, कैसे कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं हर एक अलग दूसरे जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं नियुक्तिकरण कार्य पर निर्भर करते हैं। एक प्रभावकारिता और अच्छे से कार्य निर्देशन तभी होगा जब अच्छे कर्मचारी होंगे, उन्हें तब कार्य कराना आसान हो जाएगा।
है ना। नियंत्रण यानी बर्बादी नहीं होगी संसाधनों की, जो टारगेट जो लक्ष्य बनाए गए थे वो टाइम पर पूरे होंगे। ठीक है, तो आपने ये पाया कि अन्य जो भी कार्य संगठन में हो रहे हैं, निर्देशन, नियंत्रण, जितने भी कार्य हैं वो अच्छे से तभी हो पाएंगे, प्रभावकारिता के साथ तभी संपन्न हो पाएंगे जब नियुक्तिकरण सही तरीके से किया जाए। तो ये नियुक्तिकरण का एक लाभ होता है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये पाया कि पदों को भरना सही कर्मचारियों से नियुक्तिकरण के माध्यम से संभव है। उचित पद पर उचित व्यक्ति को लगाना, योग्य उम्मीदवारों का चयन करना नियुक्तिकरण के माध्यम से ही संभव है। फिर अगर कोई संगठन, कोई उपक्रम, कोई एंटरप्राइज को वृद्धि, विकास, लाभ कमाना है तो उसे योग्य उम्मीदवार चुनना होगा, जो कि नियुक्तिकरण के द्वारा ही संभव है। फिर अगर मानवीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है तो जितनी जरूरत है उतने ही संसाधनों को ही हमें चुनना होगा, ये नियुक्तिकरण के द्वारा ही संभव है। फिर हमने देखा कि कार्य संतुष्टि और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है नियुक्तिकरण, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का विकास करता है नियुक्तिकरण। फिर क्या है, दूसरे कार्यों की प्रभावकारिता की कड़ी है, अन्य दूसरे कार्य जो संगठन में हो रहे हैं, निर्देशन, नियंत्रण, उसके लिए जरूरी है सही तरीके से नियुक्तिकरण करना। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, नियुक्तिकरण कैसे एक के बाद एक चरणों में होता है, या नियुक्तिकरण में क्या क्या चीजें की जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, नियुक्तिकरण को रेखा के साथ साथ स्टाफ क्रिया के रूप में भी प्रमाणित किया जाता है। इसे रेखा क्रिया के रूप में प्रमाणित किया जाता है क्योंकि दूसरे कार्यों जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की तरह नियुक्तिकरण भी प्रत्येक प्रबंधक द्वारा निष्पादित किया जाता है। यानी हर एक प्रबंधक, चाहे किसी भी स्तर का हो, हर एक प्रबंधक के द्वारा नियुक्तिकरण का कार्य किया जाता है। यह एक स्टाफ क्रिया है। ठीक है, क्योंकि विपणन प्रबंध और वित्तीय प्रबंध की तरह यह भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। जैसे विपणन प्रबंध होता है, मार्केटिंग रिलेटेड काम होते हैं, या फाइनेंस रिलेटेड प्रबंध के कार्य होते हैं, वैसे ही मानव संसाधन का भी प्रबंध करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है या कार्य होता है किसी भी प्रबंधक का। और बड़े बड़े संगठनों में हमारे पास क्या होता है, संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध अलग से एक विभाग होता है। ठीक है, तो जैसे कि वित्तीय विभाग है, या उत्पादन विभाग है, या विपणन विभाग है, वैसे ही बड़े संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध विभाग भी अलग से एक विभाग बनाया जाता है। इसीलिए इसका महत्व जो है वो ज्यादा है। आइए देखते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स, इसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं। स्टेप्स जब भी लिखना है ध्यान देना है कि एक के बाद एक यही सारे पॉइंट्स होने चाहिए, स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता से हमने स्टार्ट किया और फिर हम सीधे डायरेक्ट किस पे पहुंच गए, भर्ती पर पहुंच गए, है ना। तो भर्ती उसके बाद है, उसके बाद पहले भर्ती नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन करना। पहला चरण या पहला स्टेप होता है नियुक्तिकरण प्रक्रिया का, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन। इसको समझो पहले क्या होता है। देखो, किसी भी संगठन में जितनी मानव शक्ति यानी जितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाना ही मानव शक्ति आकलन है। ठीक है, यानी कितनी जरूरत है लोगों की, कर्मचारियों की जो कार्य करेंगे। ठीक है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया में मानव शक्ति आवश्यकता के आकलन के साथ ये आरंभ होती है, जिसका अर्थ होता है निकट भविष्य में यानी आने वाले समय में संगठन को कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कितनों की जरूरत है और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता, यानी उसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कार्य के अनुसार ही तो भाई हमें कर्मचारी चाहिए। इसका पता लगाना ही मानव शक्ति आकलन है। मानव शक्ति आवश्यकताओं को समझना कि कितनी जरूरत है, केवल यह जानना नहीं कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, बल्कि किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, बल्कि यह जानना भी कि किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार का अर्थ है कि उन व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी भाई, वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी जिन्हें चुनना है।
क्या होनी चाहिए जिन्हें हम नियुक्त करना चाहते हैं। आवश्यकता मानव शक्ति के प्रकार की गणना करते समय कंपनी को पिछड़े समुदायों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी जो रिजर्वेशन है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, महिलाओं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों को इत्यादि, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। में से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में नीति बनाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मानव आवश्यकता या मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन ये करना है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता निकट भविष्य में किसी संगठन को होनी है या है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है। अब मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन करने के तरीके क्या हैं बेटा। मानव शक्ति आवश्यकताओं के आकलन करने के लिए कंपनी को 3 चरणों की या 3 तरह के कार्य करने पड़ते हैं। पहला है कार्यभार विश्लेषण, ठीक है, दूसरा है कार्य शक्ति विश्लेषण और तीसरा है इन दोनों के मध्य तुलना करना। अब समझो कि कार्यभार विश्लेषण का मतलब होता है वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है, यानी टोटल वर्कलोड कितना है किसी संगठन में। ठीक, कार्य शक्ति विश्लेषण का मतलब कि वर्क फोर्स कितना है, ठीक है, किसी संगठन में। फिर इन दोनों की तुलना की जाती है, वर्कलोड और वर्क फोर्स की। अगर मान लीजिए कि किसी संगठन में वर्कलोड ज्यादा है, इसकी अधिकता है वर्कलोड की और वर्क फोर्स कम है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नियुक्तिकरण करना होगा कि नहीं करना होगा। वर्कलोड ज्यादा है यानी कार्यभार ज्यादा है लोगों पर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन पर, यानी लोग कम होंगे और कार्य ज्यादा होगा तो नियुक्तिकरण करना होगा, है ना। यानी वर्कलोड अगर ज्यादा होगा तो नियुक्तिकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, कार्यभार अगर ज्यादा है तो नियुक्तिकरण की आवश्यकता होगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है भाई कि अगर मान लीजिए वर्कलोड जो है वो कम है और वर्क फोर्स ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया है, यानी पहले से जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनके पास कार्य कम है और वो लगे हुए हैं, काम तो कम है लेकिन उनके पास क्या है, वो कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, नियुक्तिकरण यहाँ पर फिर फर्दर करेंगे, आगे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, लोगों को निकालेंगे या उनका ट्रांसफर कर देंगे, उनका हस्तांतरण हो जाएगा दूसरे विभागों में जहां पर उनकी आवश्यकता हो। तो इस तरह से हम ये पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में तुलना करके सही तरीके से गणना की जाती है कि कितनी मानव शक्ति की प्रबंध की आवश्यकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मानव शक्ति ज्यादा ही है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इसको और अच्छे से समझते हैं। यहां पर बताया गया है कार्यभार विश्लेषण, वर्क लोड एनालिसिस जिसे कहते हैं, यह संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न कार्यों को निष्पादन के लिए कितनी संख्या में और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता इत्यादि के निर्धारण की को संभव बनाता है। ठीक है, यानी टोटल जो वर्कलोड है, कार्य का जो भार है या कार्यों को निष्पादन के लिए कितनी संख्या में और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसको ये बताता है। इसके बाद कार्य शक्ति विश्लेषण, टोटल वर्क फोर्स यानी टोटल एम्प्लॉय ऑलरेडी जितने कार्य कर रहे हैं किसी संगठन में, इसका अर्थ है कि विद्यमान कार्य शक्ति या कार्य पदों पर पहले से काम कर रहे कर्मचारियों का विश्लेषण करना, यानी कितने कर्मचारी हैं और किस प्रकार के कर्मचारी हैं, और यह पता लगाना कि उनमें से किन पर काम का अधिक बोझ है। ऐसा तो नहीं है भाई कि वर्कलोड उन पर ज्यादा है, वो व्यक्ति जो कि कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं किसी संगठन में, क्या उन पर कार्य का अधिक बोझ तो नहीं है और किन पर कम है। ठीक है, ऐसे भी कर्मचारी होंगे जो कि जिन पर कार्य का भार जो है वो कम भी हो सकता है। तो कार्य शक्ति विश्लेषण के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि टोटल वर्कफोर्स कितने हैं और हर एक कर्मचारी पर कितना ज्यादा कार्य का भार है, क्या कम है या ज्यादा है। ठीक है,
तो फिर ये करने के बाद उन दोनों की तुलना की जाती है, कार्यभार और कार्यशक्ति की तुलना की जाती है। तीसरा काम किया जाता है, कार्यभार विश्लेषण और कार्यशक्ति विश्लेषण करने के बाद प्रबंधक दोनों की तुलना करते हैं, जैसे कि कार्यशक्ति पर कार्यभार की अधिकता नियुक्तिकरण की न्यूनता को दर्शाती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कार्यशक्ति पर कार्यभार की अधिकता, कार्यशक्ति जितनी वर्कफोर्स है उस पर कार्यभार अगर ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं नियुक्तिकरण यहाँ पर क्या है, संगठन में कम है, न्यूनता है उसकी, है ना। और आपको अधिक व्यक्तियों की क्या करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि अगर मान लीजिए कि कार्यभार पर कार्यशक्ति की अधिकता नियुक्तिकरण अधिक्य को दर्शाती है, यानी कार्यभार कार्यशक्ति जो है उस कार्यशक्ति की अधिकता, कार्यभार जो है वो क्या है, वो कम है, लेकिन लोग जो है, कार्यशक्ति जो है वो ज्यादा है, अधिकता है, तो ये नियुक्तिकरण की अधिक, यानी किसी संगठन में बहुत ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इसको दर्शाती है। और आपको क्या करना पड़ेगा, कर्मचारियों को निकालने की जरूरत है यहाँ पर, या उनको अन्यत्र कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल देता है ये। ठीक है, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि नियुक्तिकरण का अधिक्य और न्यूनता दोनों ही अवांछनीय स्थिति होती है बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी संगठन में, ना तो नियुक्तिकरण ज्यादा होना चाहिए और ना ही नियुक्तिकरण की न्यूनता होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, ना ही ओवर स्टाफ होना चाहिए और ना ही अंडर स्टाफ होना चाहिए। प्रबंधक कार्यभार विश्लेषण और कार्य शक्ति विश्लेषण में संतुलन, बैलेंस स्थापित करके मानव शक्ति आवश्यकताओं का क्या करते हैं, पता लगाते हैं या आकलन करते हैं। ठीक है, तो पहला जो चरण नियुक्तिकरण प्रक्रिया का था वो क्या था, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन करना। मानव शक्ति आवश्यकता यानी कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता है किसी संगठन में, ये पता लगाना। ये कैसे पता लगाया गया, 3 तरीके से पता लगाया गया। पहले क्या किया गया, कार्यभार विश्लेषण किया गया, यानी वर्क लोड एनालिसिस की गई। उसके बाद कार्य शक्ति विश्लेषण किया गया। उसके बाद कार्यभार और कार्य शक्ति की तुलना की गई। और अगर अधिकता है यानी ज्यादा से ज्यादा पहले से ही नियुक्तिकरण है तो फिर लोगों को निकालना यानी उनका स्थानांतरण करना शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि वर्कलोड जो है वो ज्यादा है, कर्मचारियों पर कार्यभार ज्यादा है और कार्यशक्ति कम है, तो फिर स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला नियुक्तिकरण प्रक्रिया का कार्य संपन्न किया जाता है। भर्ती, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होता है वो होता है भर्ती। भर्ती को इंग्लिश में रिक्रूटमेंट बोलते हैं। देखो बेटा, भर्ती क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, अगर कोई संगठन में जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो रिक्त पदों को जब अनुमान लगा लेता है कि किसी संगठन में इतने रिक्त पद हैं, तो फिर क्या निकाला जाता है, उसके लिए रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है लोगों से, कर्मचारियों को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फिर भाई, आवेदन कहाँ कहाँ निकाला जा सकता है आमंत्रण के लिए, लोगों से फॉर्म भरने के लिए, नियुक्ति के लिए, भर्तियों को भरने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आवेदन डाल सकते हैं भर्तियों से संबंधित, या फिर रोजगार कार्यालयों में भर्ती से संबंधित या रिक्त पदों से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। लोगों को बताया जा सकता है कि कंपनी में ये पद जो हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं, आप लोग ये फॉर्म भरिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो संगठन हैं या जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हायर करती हैं। ठीक है, भर्तियों के लिए या रिक्त पदों को भरने के लिए, चुनाव करने के लिए लोगों का। तो भर्ती एक प्रकार से एक तरह का आवेदन आमंत्रित करने का एक प्रकार है, जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए जो प्रस्तावित योग्य उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ताकि रिक्त पद भरे जा सके। तो इसका अभिप्राय संगठन में पदों के लिए लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। आवश्यक कर्मचारियों के प्रकार और उनकी संख्या का अनुमान लगाने के बाद प्रबंधक यह प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक पदों के लिए आवेदन करे, ताकि संगठन को चुनाव करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके और योग्य
उम्मीदवार का, श्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन किया जा सके। भाई जितना ज्यादा फॉर्म आएंगे भर्ती के माध्यम से, जितने ज्यादा योग्य उम्मीदवार जो है वो रिक्त पदों के लिए आवेदन डालेंगे, तो जितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसमें से बेस्ट का चुनाव करना ज्यादा संभव हो पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि श्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन या चुनाव तभी संभव है जबकि ऑप्शंस ज्यादा, विकल्प ज्यादा मौजूद हों, तो उसमें से बेस्ट का चुनाव आसानी से किया जा सकता है। यदि हम स्थानांतरण और पदोन्नति द्वारा, यानी जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, आंतरिक जो तरीके हैं भर्ती करने के, जिसमें दो तरीके आते हैं, स्थानांतरण और पदोन्नति होता है, उसके माध्यम से अगर संगठन के अंदर से ही आवश्यकता को पूरा कर सकें, तब यह अधिक मितव्ययी होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में पैसा लगा करके भर्तियां नहीं निकाली जाएंगी। फिर क्या होगा, आसानी से अपने यहाँ से ही, अपने जो संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हीं में से ही लोगों को आगे के पदों के लिए चुना जाता है। तो ये ज्यादा मितव्ययी होता है, इकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। और अति तीव्र यानी बहुत जल्दी ही पद हैं वो भरे जा सकेंगे, परंतु प्रायः संगठन को अपनी आवश्यकता संगठन के बाहर से ही पूरी करनी पड़ती है। भाई ज्यादा योग्य उम्मीदवार चाहिए कार्य से संबंधित, तो फिर ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा विकल्प के लिए फिर संगठन के अंदर से नहीं, संगठन के बाहर से लोगों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो बाहर से लोगों की भर्ती करने के लिए संगठन अनुस्थापन परामर्शदाता, यानी कहीं ना कहीं ये जो एजेंसीज हैं जो कार्य करती हैं, रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ऑफिसेस, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, मजदूर जो प्रदान करते हैं, इत्यादि से संपर्क करते हैं संगठन, ठीक है। परंतु नई प्रतिभा की भर्ती के लिए अधिक सामान्य ढंग विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये कंपनी की भर्तियां निकालते हैं और कंपनी समाचार पत्रों इत्यादि में विज्ञापन करती है, एडवर्टाइजमेंट डालती है, और कई नौकरी के इच्छुक, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो व्यक्ति विज्ञापन को पढ़ने के बाद आवेदन करते हैं नौकरी के लिए, ठीक है। तो ये था भर्ती। भर्तियां क्या है, भर्ती कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया का दूसरा चरण है, जिसमें एक संगठन रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, ठीक है, आवेदन आमंत्रित करती है और वो रिक्त पद भरने के लिए आवेदन करें, इसके लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। भर्तियां जो हैं वो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताती हैं कि रिक्त पद क्या हैं और इसके लिए आवेदन आप डालिए, इसमें किस योग्यता की आवश्यकता है, भर्तियों के माध्यम से ही पता चलता है। बेटा अब क्या है कि नियोजन नहीं, नियुक्तिकरण का जो तीसरा चरण है वो है चयन। चयन का मतलब सिलेक्शन। भर्तियों से आवेदन तो आ गए, बहुत सारे फॉर्म्स आ गए जो लोग कार्य करना चाहते हैं। अब उस फॉर्म में से एक श्रेष्ठ योग्य उम्मीदवार का चयन करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चयन प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए, चुनाव करने के लिए चयन का कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका अभिप्राय रिक्त कार्यपद को भरने के लिए अधिक उपयुक्त उम्मीदवार को चुनना है, ठीक है, सिलेक्शन करना। चयन एक प्रक्रिया होती है बेटा, एक प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से किया जाता है, जिसमें परीक्षण, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इन सब चीजों को करने के बाद उम्मीदवार अगर इसमें पास होते हैं तो फिर उनका चयन किया जाता है, ठीक है। ये सारे परीक्षण देने के बाद, साक्षात्कार देने के बाद जो व्यक्ति, जो योग्य उम्मीदवार चयनित होता है, चुने गए उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, उसका चयन किया जाता है। बेटा एक और चीज है, चयन एक ऋणात्मक प्रक्रिया है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, ऐसा कहा जाता है। क्यों ये ऋणात्मक प्रक्रिया है, इसको समझो। क्योंकि पोस्ट तो सिर्फ 2 है मान लीजिए, ठीक है, रिक्त पदों की जो टोटल पोस्ट है, पोजीशन जो रिक्त पद है वो 2 ही है, लेकिन आवेदन कितने आए थे, मान लीजिए उस 2 पद के लिए 50 लोगों ने आवेदन दिया,
तो क्या 50 को तो सेलेक्ट किया नहीं जाएगा? 48 लोग यानी 48 पीपल्स जो होंगे वो क्या होंगे? निरस्त हो जाएंगे, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से सिलेक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है और रिजेक्शन जो हो रहा है वो 48 लोगों का हो रहा है। तो इस माध्यम से जो चयन की जो प्रक्रिया है, चयन जो है वो एक ऋणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रिजेक्टेड पर्सन से, यानी जो निरस्त हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है जो चयनित होने वाले जो पद होते हैं या जो चयनित व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या से। ठीक है, तो चयन में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या निरस्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में कम होती है, इसलिए चयन को हम लोग ऋणात्मक प्रक्रिया कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। चयनित व्यक्तियों की संख्या कम है निरस्त हुए व्यक्तियों की संख्या से। ठीक है, तो चयन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है भाई? उपलब्ध उम्मीदवारों में से श्रेष्ठ को चुनना, जो सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार होगा उसका चुनाव करना ही चयन है। क्योंकि बहुत सारे लोग भर्ती को देख करके बहुत सारे लोगों ने उम्मीदवारी की होगी, फॉर्म भरे होंगे, है ना, लेकिन उसमें से योग्य का चुनाव करना ही क्या है? चयन है। चुने गए उम्मीदवारों को यह महसूस करवाना कि संगठन में काम कितनी गंभीरता से किया जाता है। कहीं ना कहीं बेटा चयन जो है वो एक तरह से उम्मीदवारों को ये सिखा देता है कि भाई आपको किस तरह से कार्य करना है। आपने टेस्ट दिया है ना, आपने एग्जाम्स दिया, वहां पास किए, इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू हुआ, आपको बताया इंटरव्यूअर ने कि देखो हमारा कार्य की प्रकृति ऐसी ऐसी है, उसमें से आपका सिलेक्शन चयन किया जा रहा है, तो आपके अंदर ये योग्यता कार्य से संबंधित है, तभी आपका चयन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चुने गए उम्मीदवारों को यह महसूस करवाना कि संगठन में काम कितनी गंभीरता से किया जाता है, चयन के माध्यम से हो जाता है। जो चौथा प्रक्रिया का चरण है नियुक्तिकरण का, वो है अनुस्थापन और अभिविन्यास। इसका मतलब समझिए, चयन हो गया, ठीक है, व्यक्ति जो कि पास हो गया एग्जाम्स में, टेस्ट में पास हो गया, परीक्षण दे करके, साक्षात्कार दे करके उसको उस पद के लिए उसको भर लिया गया, चयन कर लिया गया। अब उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? उस कर्मचारी के साथ क्या किया जाएगा? अनुस्थापन होगा, यानी उसका प्लेसमेंट होगा। पद में, पद जो उसके जिसके लिए वो चुना गया है उस पद पर उसको बैठाया जाएगा, कार्यभार उसको सौंपा जाएगा। तो कार्यभार सौंपना या पद पर उसका स्थान, जिस स्थान पर वो चयनित हुआ है उस स्थान पर उसको बैठाना या उसको सौंपना, उसको कार्यभार ही अनुस्थापन होता है, प्लेसमेंट होता है। अनुस्थापन से अभिप्राय उम्मीदवार द्वारा पदभार संभालने से है, यानी उसको कार्य अब दे दिया गया है, उसको कार्य सौंप दिया गया, बता दिया गया है, इसका मतलब उसका प्लेसमेंट हो रहा है। जिसके लिए उसका चयन किया गया था, यानी जिस कार्य के लिए उसका चयन किया गया था उस कार्यभार को उसको सौंपना ही अनुस्थापन है। चयन के बाद कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है और रिक्त कार्यपद को भरने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो अनुस्थापन में कहीं ना कहीं एक तरह से नियुक्ति पत्र दे दिया गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया गया उस व्यक्ति को जिसका चयन हुआ है, और उस पद, जो रिक्त पद है, उस पद पर उसको कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, अब अभिविन्यास क्या होता है? अभिविन्यास को ओरिएंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का मतलब होता है कि जो विद्यमान कर्मचारी हैं, जो पहले से कार्य किसी संगठन में कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से उस नए कर्मचारियों को क्या करवाना? परिचित करवाना ही अभिविन्यास है। एक तरह से गेट टुगेदर कह सकते हैं, मेल जोल बढ़ाना या बताना कि हमारा कार्य प्रणाली ये है, हमारे पुराने कर्मचारी ये लोग हैं, ये इस तरह से हैं। तो एक तरह से एक फैमिली और एक अच्छा वातावरण तैयार करना जिसमें एक नया कर्मचारी खुद को एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो अभिविन्यास से अभिप्राय विद्यमान कर्मचारियों के साथ नए कर्मचारियों का परिचय कराने से है। ठीक है, उसको उनके बारे में बताना ही है। बड़े बड़े संगठनों में विद्यमान कर्मचारियों के साथ नए कर्मचारियों का परिचय करवाने के लिए अभिविन्यास ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं।
ठीक है, बड़े संगठनों में, बड़ी कंपनीज में इस तरह के प्रोग्राम्स ही आयोजित किए जाते हैं। जबकि अगर एक छोटा संगठन है, लघु संगठन है, तो उसमें जो अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं वो नए कर्मचारियों को एक परिक्रमा कराते हैं, एक विजिट कराते हैं पूरे संगठन की, पूरे संगठन में के स्थानों के बारे में दिखाते हैं और उन्हें विद्यमान कर्मचारियों से परिचित करवाते हैं। ये ऐसा काम संगठन के अधिकारी ही करते हैं। ठीक है, तो हो गया ये अनुस्थापन और अभिविन्यास, जो कि चौथा चरण है नियुक्तिकरण प्रक्रिया का। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि भाई कार्य सौंप दिया गया, अब लोगों से परिचित भी करा दिया गया, हर चीज स्थापित कर दी गई है। अब जरूरत है कि कार्य को स्टार्ट किया जाए, है ना। कर्मचारी अगर नया है, पहली बार उस तरह के कार्य कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण और विकास जो है वो कर्मचारियों से संबंधित नियुक्तिकरण का 5वां प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कार्य से संबंधित प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका विकास भी होता है, विकास के अवसर प्रदान किए जाए ताकि वे उच्च स्तर तक पहुंच सके, वो भी अपने पदोन्नति हो सके, प्रमोशन हो सके, वो भी हाई लेवल पर जा सके। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और अपनी कुशलता को बढ़ा सके, इसके लिए भी प्रशिक्षण जरूरी है। संगठन कर्मचारियों को प्रशिक्षण उनके अपने प्रशिक्षण केंद्रों में दे सकते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं संगठन के, वहां पर भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण देने के लिए कुछ संस्थानों के साथ व्यवस्था भी की जा सकती है, जैसे इंटर्नशिप भी कहते हैं। जैसे कि पहले से ही कोई नए कर्मचारी आए हैं, उन्हें 6 महीने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जा सकता है, जहां पर वो जाकर के कार्य सीखे। ठीक है, इसलिए संस्थाओं के साथ भी व्यवस्था की जा सकती है। प्रशिक्षण और विकास न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, बल्कि यह कार्य की कुशलता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने कर्मचारियों को जीवन वृत्ति यानी उनकी लाइफ स्टाइल या उनका कैसे जीवन वृत्ति के सुधार के अवसर प्रदान करके संगठन अपनी प्रभावकारिता, अपनी एफिशिएंसी, अपनी इफेक्टिवनेस और कुशलता को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा अच्छा कार्य कराना है लोगों से, तो लोगों को ट्रेंड कर दो, प्रशिक्षित कर दो, कार्य के बारे में सिखा दो, तो वो गलतियां नहीं करेंगे, एरर नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो कार्य और अच्छे से होगा, संसाधनों का अपव्यय नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से कर्मचारी अगर कुशल हो गए तो फिर संगठन भी कुशलता से, प्रभावकारिता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया में हमने क्या देखा, कौन कौन से चरण हुए थे? पहला था मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना, दूसरा था भर्तियां निकालना, तीसरा था चयन करना, चौथा था अनुस्थापन और अभिविन्यास करना और 5वां था प्रशिक्षण और विकास करना कर्मचारियों का। ठीक है, इसके बाद आता है नियुक्तिकरण के अंग, तत्व या इसके पहलू, इसके एलिमेंट, इसके पार्ट। नियुक्तिकरण में मेन पार्ट क्या होते हैं? हमने चरण अगर पढ़ लिया बेटा, तो चरणों के आधार पर ही हम ये देख सकते हैं कि नियुक्तिकरण का जो 3 इसेंशियल महत्वपूर्ण अंग या पार्ट या भाग है, वो है भर्ती, रिक्रूटमेंट, चयन और प्रशिक्षण। अब इन तीनों को डिटेल्ड में पढ़ा जाएगा, विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा इन्हीं तीनों अंगों के बारे में, जो कि नियुक्तिकरण के पार्ट हैं, भाग हैं। भर्ती को मैंने क्या बताया था आप लोगों को? भर्ती को मैंने बताया कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रिक्त पदों को भरने के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी लोगों को बताया जाता है कि रिक्त पद ये हैं और उनको तैयार किया जाता है, परसुएड किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, ताकि वो रिक्त पद पर अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन आमंत्रित करें। ठीक है, तो ये है भर्ती प्रक्रिया। चयन क्या है भाई? जब आवेदन आ गए, कई सारे आवेदन आ गए, तो उस आवेदन में से सबसे योग्य व्यक्ति जो है उसका चुनाव करना ही चयन है।
ठीक है, यानी योग्य व्यक्ति का यानी श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसमें बहुत सारे परीक्षण, साक्षात्कार, टेस्ट कराए जाते हैं और जब इसमें व्यक्ति पास हो जाता है तो उसका चयन कर लिया जाता है। इसके बाद आता है प्रशिक्षण। चयन हो गया, व्यक्ति को कार्यभार सौंप दिया गया, अब कार्य से संबंधित अगर किसी विशेष तरह के कौशल की जरूरत है तो फिर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ चरण और कुछ विधियां हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे अंगों के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नियुक्तिकरण प्रक्रिया का जो पहला तत्व है, यानी भर्ती। भर्ती का अर्थ पहले जान लेते हैं। भर्ती का अर्थ क्या है? संगठन में रिक्त कार्य पदों के लिए आवेदन के लिए अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित यानी उनको परसुएड करना या तैयार या प्रोत्साहन करना ही भर्ती है। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो भर्ती का अर्थ उन उम्मीदवारों को ढूंढना है जो रिक्त पदों का निष्पादन कर सकते हैं और उन्हें पदों को भरने के लिए आगे आने और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना ही भर्ती है। भर्ती कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई, रिक्त पद तभी इसी से तो भरे जाएंगे। भर्ती कार्य का अंतिम परिणाम बड़ी संख्या में उन आवेदनों को प्राप्त करना है जिनमें से चयन किया जाना है। भाई कहते हैं ना, चयन की आवश्यकता तब होती है जब विकल्प हो। अगर किसी संगठन में एक ही उम्मीदवार ने आवेदन दिया है तो फिर कैसा चयन? तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा संगठन के पास, चाहे जैसा भी उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को चुनना ही होगा, है ना। तब तो योग्य और श्रेष्ठ उम्मीदवार वाली तो बात ही नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं चयन की आवश्यकता तभी होती है जब विकल्प ज्यादा हो और उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव करना हो। तो विकल्प ज्यादा कहाँ से आएंगे? भर्तियों के माध्यम से आएंगे। भर्तियां विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक भेजी जाएंगी जिससे लोगों को पता चलेगा कि रिक्त पद क्या है और उस पद से संबंधित योग्यता क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब आवेदन करेंगे तो फिर योग्य उम्मीदवारों का चयन करने की बात आएगी, है ना। तो चयन के लिए भर्ती की जाती है पहले तो। अब भर्ती करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं, है ना, सोर्सेज होते हैं। कहां से भर्ती करें, कैसे भर्ती करें? तो भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और भर्ती के बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आंतरिक स्रोत जो होते हैं भाई, फर्म में या संगठन में या किसी उपक्रम में पहले से जो कर्मचारी, विद्यमान कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, उन्हीं कर्मचारियों से अगर आने वाले पदों को, रिक्त पदों को भरा जाए तो इस तरह के सोर्स या इस तरह के स्रोत को आंतरिक स्रोत कहते हैं भर्ती के। ठीक है, जैसे कि आंतरिक स्रोत भर्ती में भी दो तरीके होते हैं। एक तो पदोन्नति के माध्यम से प्रमोशन करके लोगों का रिक्त पद को भर दें या फिर स्थानांतरण कर दें, किसी एक विभाग में जहां जरूरत है वहां से व्यक्तियों को ले जाएं। भर्ती के बाह्य स्रोत जो होंगे, यानी संगठन में विद्यमान कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनमें से नहीं भरना है, उन व्यक्तियों में से नहीं भरना है, बल्कि बाह्य यानी आउटसाइडर जो भी लोग हैं उनसे रिक्त पदों को भरना बाह्य स्रोत होता है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। आंतरिक स्रोतों को पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से। भर्ती के आंतरिक स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत के अंतर्गत कार्य पदों को संगठन के विद्यमान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके भरा जाता है। रिक्त कार्य पदों को केवल विद्यमान कर्मचारियों का प्रयोग करके भरा जाता है। जो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों से रिक्त पदों को भरा जाना आंतरिक स्रोत में आएगा। और आंतरिक स्रोतों में किसी भी बाह्य व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होती है। भर्ती का आंतरिक अपने लक्ष्यों के कारण अधिक प्रसिद्ध है। भर्ती का आंतरिक स्रोत अपने लक्ष्यों के कारण अधिक प्रसिद्ध है। बेटा सबसे पहले देखो कि आंतरिक स्रोत का क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो फायदा मित व्ययी है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल है। भाई इकोनॉमिकल क्यों है?
क्योंकि विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं है भाई, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ना। पहले से जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको पता है कि रिक्त पद ये है, इस पद में से फिर वो लोगों ने आवेदन कर दिया और उन्हीं में से विद्यमान कर्मचारियों में से ही रिक्त पदों को भर दिया गया। तो ये मितव्ययी हो जाता है, बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है संगठन के लिए, किसी भी प्रकार के विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती, और विज्ञापन देना नहीं पड़ रहा है मतलब उस पर खर्चा नहीं हो रहा है ना। दूसरा, तीव्र, कहीं ना कहीं आसानी से क्या हो रहा है, भर्तियां हो जा रही हैं भाई जल्दी, ठीक है, बहुत शीघ्र, हम जिसे कह सकते हैं कि शीघ्र भर्तियां हो जाती हैं, शीघ्र चयन हो जाता है, तो टाइम जो है वो सेव हो जाता है ना, टाइम सेविंग हो गया, ये समय इसमें बर्बाद नहीं होता है। दूसरा, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हैं जो पहले से ही संगठन की कार्यप्रणाली को जानते हैं तो प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है उनके साथ, वो कंपनी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, है ना, तो प्रशिक्षण पर भी व्यय जो होता है वो भी नहीं उतना करना पड़ता है जितना कि बाह्य व्यक्तियों को चुनकर करना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे तो फायदे भी हैं एक तरह से भर्ती के आंतरिक स्रोत के, लेकिन विकल्प जो होते हैं ना उम्मीदवारों के, कर्मचारियों के, वो विकल्प सीमित हो जाते हैं विद्यमान कर्मचारियों से ही अगर भरना हो रिक्त पदों को तो। अब देखिए जरा इसमें, भर्ती के आंतरिक स्रोत अपने लाभ के कारण बहुत लोकप्रिय और साधारण है। लाभ क्या है, मैंने पहले ही बताया कि मितव्ययी है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि विज्ञापन नहीं देना पड़ेगा, विज्ञापन पर खर्चा नहीं आएगा। यह विद्यमान कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं भाई, उनका मोरल हाई हो जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है, उन्हें जो पहले से लोग काम कर रहे हैं अगर उनकी पदोन्नति हो जाए, उनको अगर हायर लेवल का एक पोस्ट दे दिया जाए तो वो खुश हो जाएंगे, है ना। प्रशिक्षण पर कम राशि खर्च होती है भाई, उनको सिखाना ज्यादा नहीं पड़ता है, वो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस पर पहले से ही उनको पता होता है। कर्मचारी संगठन के नियमों और अधिनियमों के साथ पहले से ही बहुत ज्यादा परिचित होते हैं, फैमिलियर होते हैं, इसलिए श्रम परिवर्तन दर कम हो जाती है, यानी वो छोड़कर भी नहीं जाएंगे संगठन को। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन को बढ़ाना, कहीं ना कहीं कर्मचारियों का कार्य निष्पादन कब बढ़ेगा, जब उनको हायर लेवल का पोस्ट दे दिया जाए, यानी उनकी पदोन्नति कर दिया जाए। पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कर्मचारी बेहतर कार्य करते हैं और बेहतर कार्य निष्पादन का प्रदर्शन करते हैं, यानी उनकी जो कुशलता है वो बढ़ती है। इस स्थानांतरण द्वारा कर्मचारी कार्य आवर्तन, जॉब रोटेशन सीखते हैं, जिससे वो हर प्रकार के कार्यों में दक्ष होने लगते हैं, है ना। स्थानांतरण द्वारा अधिक, यानी कोई संगठन के कोई विभाग में अगर मान लीजिए ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं तो फिर स्थानांतरण कर दिया जाए, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से, तो क्या होगा, जो दूसरे विभाग जहां पर कर्मचारी कम है वहां पर कर्मचारी चले जाएंगे, है ना। तो अधिक कर्मचारियों को दूसरे विभाग में परिवर्तित किया जा सकता है आंतरिक स्रोतों के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा। इसकी कुछ हानियां भी हैं, आंतरिक भर्ती की कुछ कमियां भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। क्या है भाई, संगठन में नए विचार जो है वो नहीं आते हैं, संगठन में नए विचार नहीं आ पाएंगे। नए विचार कैसे नहीं आ पाएंगे भाई, पुराने जो विद्यमान कर्मचारी हैं वो जो भी शैली, जो भी सोच, जो भी तरीके हैं उसी को वो लोग पालन कर रहे हैं, तो नए विचार, नई योग्यता, नए कौशल का विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं संगठन में नए विचार नहीं आ पाएंगे अगर आंतरिक भर्ती का ही प्रयोग करके रिक्त पदों को भरा जाए। यहाँ सीमित चुनाव होगा भाई, उतने लोगों में से ही चुनना है जो विद्यमान कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे हैं, तो सीमित चुनाव होगा, सीमित लोगों को ही चुना जा सकता है, सीमित उम्मीदवारी ही है, नए संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई संगठन पहली बार काम कर रहा है, नया है एकदम, फिर नए संगठन में अगर रिक्त पद निकल रहे हैं तो फिर तब तो बाह्य स्रोत के माध्यम से ही नई भर्तियां होंगी ना, तो ये नए संगठन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। शीघ्र स्थानांतरण कर्मचारी की उत्पादकता को कम कर देता है बेटा, अगर जल्दी जल्दी ट्रांसफर होने लगेंगे
तो जो व्यक्ति है वो नए विभाग, नए कार्य सीखने में उसको दिक्कत आएगी, जिससे उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आंतरिक भर्ती के अंतर्गत भर्ती की निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं। अब आंतरिक भर्ती के भी दो तरीके हैं, यानी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह से किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है पदोन्नति। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अधिकार के समान स्तर पर, यानी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर एक कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करना। यानी एक पद से, यानी मान लीजिए कि यहां पर ए बी है, दो कर्मचारी हैं। ए का जो पद है वो मान लीजिए कि वो एक लेखाकार है, ठीक है, और बी जो है वो भी लेखाकार के पद पर है, ठीक है। ये विभाग ए में काम कर रहा है और बी जो है वो विभाग बी में काम कर रहा है। यहां पर एक प्रबंधक ने क्या किया? ए को ट्रांसफर यानी इसका स्थानांतरण विभाग बी में कर दिया और बी को ट्रांसफर करके, स्थानांतरण करके विभाग ए में कर दिया। तो ये किस प्रकार का देख रहे हैं आप लोग भर्ती? यहां पर आंतरिक स्रोत के द्वारा भर्ती की जा रही है, विभागों के द्वारा, एक विभाग से दूसरे विभाग में एक सेम अधिकार, यानी लेखाकार ही व्यक्ति है, उस लेखाकार व्यक्ति का दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। यानी इसमें पद में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, अधिकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ स्थान में परिवर्तन आया। यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में एक व्यक्ति को अगर कर दिया जाता है समान अधिकार पदों पर, तो इस तरह की स्थानांतरण, इस तरह के भर्ती को स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। ये आंतरिक भर्ती का स्रोत माना जाता है। उसकी वरीयता क्रम, उत्तरदायित्वों, उसकी वरीयता यानी उसका जो पोस्ट है उसमें उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, और उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो इमेज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है स्थानांतरण के द्वारा। केवल काम करने का स्थान बदलता है बेटा, सिर्फ पोजीशन, स्थान चेंज हो जाती है, वर्क की स्थान चेंज हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर एक लिपिक का लेखा विभाग में स्थानांतरण कर दिया जाए तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सिर्फ उसका लिपिक ही रहेगा वो, लेकिन लेखा विभाग में चला गया, ठीक है। पहले वो हो सकता है कि वित्त विभाग में था, ठीक है। पदोन्नति से अभिप्राय, अब देखो आंतरिक भर्ती का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पदोन्नति के माध्यम से आंतरिक भर्ती की जाए। इसमें क्या होता है? देखो, पदोन्नति से अभिप्राय कर्मचारियों को एक कार्य पद से अधिकार के उच्चतर स्तर के साथ दूसरे पद पर स्थानांतरित करने से है। बेटा इसमें पदोन्नति, पद उन्नति यानी पोजीशन, पद बढ़ जा रहा है किसी एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की पदोन्नति हो रही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? एक अधिकार क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, अधिकार अगर बढ़ेगा तो उसका वेतन भी बढ़ेगा, उसका पारिश्रमिक भी बढ़ेगा, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उसका पोजीशन भी बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर एक लिपिक की कोई लेखाकार के पद पर पदोन्नति हो जाए, एक क्लर्क है उसको अकाउंटेंट बना दिया गया, तो यहाँ पर अकाउंटेंट में बनने से उसका पद भी बढ़ा, उसका अधिकार भी बढ़ा, उसका वेतन भी बढ़ा। इस तरह से अगर उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी पदोन्नति हो रही है और यह आंतरिक भर्ती के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा? आंतरिक भर्ती के दो स्रोत होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है पदोन्नति। स्थानांतरण में एक व्यक्ति दूसरे पद पर चला जाता है, लेकिन उसमें उसका अधिकार नहीं परिवर्तित होता है, उसका वेतन नहीं परिवर्तित होता है, केवल उसका स्थान परिवर्तित होता है। जबकि पदोन्नति में एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसका कार्यभार बढ़ जाता है, उसका अधिकार बढ़ जाता है, उसका वेतन बढ़ जाता है, क्योंकि पदोन्नति में अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है ये व्यक्ति का।
भर्ती के कुछ बाह्य स्रोत भी होते हैं। अभी तुमने आंतरिक स्रोत देखा जिसमें विद्यमान कर्मचारियों से ही रिक्त पदों को भरा जा रहा था, है ना। अब हम देख रहे हैं भर्ती के बाह्य स्रोत, जहां पर रिक्त पदों को या रिक्त कार्यपद को भरने के लिए संगठन के बाहर से उम्मीदवार को आमंत्रित किए जाते हैं, तब इसे बाह्य भर्ती के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, जब संगठन अपनी जनशक्ति आवश्यकता को बाहर से पूरा करता है, तब इसे बाह्य भर्ती के नाम से जाना जाता है। बाह्य भर्ती के क्या लाभ हैं, पहले जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं। नई प्रतिभा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लाभ है वो है कि नई प्रतिभा आ रही है, न्यू टैलेंट आ रहे हैं। पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से नहीं भरा जा रहा, बल्कि नए लोगों से आवेदन आमंत्रित कर किए जा रहे हैं और नए लोगों को मौका मिल रहा है, तो नई प्रतिभा आएगी संगठन में। बाह्य भर्ती के साथ नई प्रतिभा संगठन में आती है। विस्तृत चुनाव, कहीं ना कहीं विकल्प ज्यादा होते हैं और ज्यादा विकल्पों में से चुनाव करना थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव करना पड़ता है, तो विस्तृत चुनाव हो पाता है। बाह्य भर्ती के द्वारा संगठन विस्तृत चुनाव का विस्तृत अवसर मिलता है। योग्य उम्मीदवार, क्योंकि भाई संगठन में जो आंतरिक रूप से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें से ही नहीं चुनना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया था। इस वजह से क्या होगा, योग्य कर्मचारी का चुनाव हो पाएगा, क्योंकि बाह्य भर्ती का प्रयोग करके प्रबंध योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त कर सकती है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान, भाई जो कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे हैं किसी संगठन में, वो पहले वाली योग्यता रखे होंगे, पहले की डिग्री, पहले के नॉलेज होंगे। लेकिन अगर आज जो कि तकनीकी परिवर्तन आज की दशा में लगातार होता जा रहा है, तो आज की तकनीकी, आज के ज्ञान के बारे में अगर हमें जानना है और उससे संबंधित लोगों का चुनाव करना है, तो फिर बाह्य स्रोत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी ज्ञान उन लोगों में होता है। तो परिसर नियुक्ति द्वारा संगठन आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ साथ कर्मचारी प्राप्त कर सकता है। जैसे परिसर नियुक्ति क्या होता है भाई, जैसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लोग पहले से, जैसे मान लो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर मैं बात करूं, तो इंजीनियर्स जो है वो जो लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में जो लोग पढ़ रहे होते हैं छात्र, उन छात्रों का भी चुनाव किया जाता है बाह्य स्रोत के द्वारा। ठीक है, तो तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कौशल रखने वाले जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें से चुनाव करके नई तकनीकी ज्ञान वाले जितने भी लोग हैं वो संगठन में लिए जा सकते हैं, आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जो जिनके पास होता है। प्रतिस्पर्धा भावना, बाह्य भर्ती द्वारा जब संगठन से बाह्य के स्रोत संगठन में आते हैं, तो यह संगठन के विद्यमान कर्मचारियों में एक तरह से कंपटीशन जो रहता है, कंपटीशन का जो लेवल होता है, वो विकसित करते हैं। भाई जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, अब वो भी ज्यादा अच्छा कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें असुरक्षा की भावना आ जाती है। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो ये जो नए लोग हैं उनका पदोन्नति होने लगेगा, उनका प्रमोशन होगा, उनको बोनस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुराने कर्मचारी हैं वो भी अभिप्रेरित होते हैं और वो भी ज्यादा कार्यकुशल बनने के लिए कहीं ना कहीं आगे आते हैं। तो ये सारी चीजें बाह्य भर्ती के लाभ में थे। इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या है देखते हैं। विद्यमान कर्मचारियों का मनोबल थोड़ा कम हो जाता है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि रिक्त पद में अगर कोई हायर पद है, कोई उच्च पद है, तो उसको भी बाह्य लोगों से भरा जा रहा है, हमें नहीं मौका मिल रहा है। तो वो जो पहले वाले कर्मचारी हैं, जो विद्यमान कर्मचारी हैं, वो कभी कभी उनका मनोबल कम हो जाता है। इस तरह से नए कर्मचारी संगठन के नियमों और अधिनियमों के साथ समायोजित नहीं कर सकते हैं, उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, जिसका अर्थ होता है कि श्रम परिवर्तन दर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो संगठन के नियमों से ज्यादा खुश ना हो और फिर वो क्या करते, छोड़ के चले जाते हैं। यह अधिक खर्चीली होती है भाई, विज्ञापन निकालना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में कमीशन देना पड़ता है, इससे खर्च आता है। लंबी प्रक्रिया है, लेंथी प्रोसेस है, टेस्ट लेना पड़ेगा, एग्जाम्स कंडक्ट कराना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा,
तो एक लंबा, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है और तब जा करके फिर चयन होता है कर्मचारियों का। तो ये समय अधिक लेती है। अब हम लोग देखेंगे कि भर्ती के जो बाह्य स्रोत होते हैं उनके कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं बाह्य स्रोतों से भर्ती करने के। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बहुत आसान होता है बेटा। इसमें क्या होता है, संगठन अपने कार्यालयों या अपने गेट के बाहर एक बैनर लगा देते हैं, एक कागज चिपका देते हैं जिसमें कि आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट करके, वांट करके लिखा रहता है। जैसे कि कभी कभी संगठन अपने कार्यालय या कारखाने या कार्यशाला के दरवाजे पर रिक्त पदों का वर्णन लिख देते हैं और सूचनाओं को चिपका देते हैं। जो लोग आसपास से गुजरते हैं या जो लोगों को कार्यों में रुचि रखते हैं वे साक्षात्कार के लिए आते हैं पढ़ करके। ठीक है, तो बाह्य भर्ती की यह विधि अकुशल कार्य पदों के लिए, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की या बहुत ज्यादा कुशलता की जरूरत नहीं है, जैसे चपरासी हो गए, प्यून हो गए, चौकीदार हो गए, इस तरह के जो छोटे पद होते हैं उनको भरने के लिए ये ज्यादा उपयुक्त होती है। प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। इसमें ऑफिसेस, कार्यालयों के बाहर सिर्फ एक बैनर, सिर्फ एक फोटो लगा दी जाती है, एक चिपका दिया जाता है जिसमें कार्य से संबंधित जानकारी दे दी जाती है, रिक्त पदों से संबंधित। दूसरा है अनियमित रूप से प्राप्त आवेदन, कैजुअल कॉलर्स जिसे कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक संगठन एक रिकॉर्ड रखती है, उन लोगों का रिकॉर्ड रखती है जो किसी वजह से चयनित नहीं हो पाए थे चयन प्रक्रिया में। ठीक है, प्रायः बड़े संगठन क्या करते हैं, एक आवेदन फाइल बनाते हैं जिससे वे विचाराधीन आवेदनों को रखते हैं, जिसे नौकरी के इच्छुक व्यक्ति रिसेप्शन पर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी उपयुक्त उम्मीदवारों के आवेदन जो पिछले वर्ष भी किसी चयन प्रक्रिया में चुने गए थे, किसी वजह से नहीं चुने गए, इस आवेदन फाइल में रखे जाते हैं। ये आवेदन फाइल एक प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट मानी जा सकती है। जब भी कोई रिक्त कार्य पद खाली होता है या रिक्त पद होता है तो प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त उम्मीदवारों को बुलाया जाता है जो ज्यादा उपयुक्त माने जाएंगे। तो इसे कैजुअल कॉलर्स कहते हैं, अनियमित रूप से प्राप्त आवेदन। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अभी नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन अभी पद खाली नहीं है, तो वो रिसेप्शन पे जाता है और अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा वहां सबमिट करके चला आता है। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आपने एग्जाम्स दिया था लेकिन उसमें आपके कुछ नंबर कम आ गए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस कंपनी में, तो वहां पर फिर क्या होता है कि वहां पर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, कैजुअल कॉलर जिसे कहा जाता है, प्रतीक्षा सूची में आपको डाला जाता है। और जब बीच में कभी रिक्त पद होते हैं तो फिर उसी प्रतीक्षा सूची से, उसी फाइल से कॉल किया जाता है उन लोगों को जो चयनित नहीं हो पाए थे या रिसेप्शन पर जिनके रिज्यूमे है और वो योग्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो इस तरह से अनियमित रूप से प्राप्त आवेदन भी एक प्रकार का सोर्स, स्रोत होता है बाह्य भर्ती का। फिर है विज्ञापन। ये सबसे पॉपुलर और सबसे प्रसिद्ध तरीका है बाह्य भर्तियों का। बाह्य भर्ती की सबसे अधिक सामान्य और प्रसिद्ध विधि है रिक्त कार्यपद के बारे में विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट देना। एडवर्टाइजमेंट भी कई तरह से दिए जा सकते हैं। संगठन कार्यपद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन माध्यम का चुनाव करती है। उदाहरण के लिए एक लेखाकार के पद के लिए विज्ञापन चार्टर्ड अकाउंटेंट समाचार पत्रों में दिए जा सकते हैं। अगर किसी अकाउंटेंट के लिए देना है तो न्यूज़पेपर में दिया जा सकता है। और अकुशल और निम्न स्तरीय कार्य पदों के लिए विज्ञापन स्थानीय या क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में भी दिए जा सकते हैं, समाचार पत्रों में, है ना। तो परंतु उच्च स्तरीय और कुशल कार्यपद के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। रोजगार समाचार पत्र आपने सुना होगा, प्रचलित समाचार पत्रों में दिए जाते हैं, टाइम्स इंडिया में दिए जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में। इनका एक रोजगार का पूरा एक पेज ही निकलता है और एक पूरा का पूरा इनका एक समाचार पत्र ही होता है, रोजगार समाचार पत्र। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर और कह सकते हैं कि जो बहुत कुशल कार्य पद के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं अलग से इनमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, रोजगार पत्रों में। ठीक है, तो विज्ञापन एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर तरीका है बाह्य स्रोत के द्वारा भर्तियों करने का। फिर है रोजगार कार्यालय।
रोजगार कार्यालयों का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस। ये जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक कार्यालय है, एक ऑफिसेस है, ठीक है। तो रोजगार कार्यालय नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों के बीच में मध्यस्थ का एक तरह से कार्य करते हैं। जिनके पास रिक्त कार्य पद होते हैं के बीच मध्यस्थों का काम करते हैं। जॉब सीकर्स और जॉब्स प्रोवाइडर्स जो होते हैं, उन दोनों के बीच में लिंक का कार्य करना, मध्यस्थ का कार्य करना रोजगार कार्यालयों का कार्य होता है। कार्य के इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडाटा और अपनी जो भी योग्यताएं हैं उन सभी का विवरण, स्टेटमेंट, रिज्यूमे रोजगार कार्यालयों में क्या करते हैं, दर्ज करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं। और जब संगठन रोजगार कार्यालयों से संपर्क करते हैं तब उपयुक्त उम्मीदवार भेज दिया जाता है, ठीक है। तो रोजगार कार्यालय सरकारी और निजी दोनों हो सकते हैं। सरकारी रोजगार कार्यालय भी हो सकते हैं जो कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, जबकि निजी रोजगार जो ऑफिसेज होते हैं वो फीस, कमीशन चार्ज करते हैं अपने इस कार्य के लिए। सरकारी रोजगार कार्यालय कोई फीस या कमीशन नहीं लेते हैं, जबकि निजी जो रोजगार कार्यालय हैं वो कर्मचारियों के वेतन का कमीशन लेते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। चाहे वो 15 दिन का वेतन ले सकते हैं, 1 महीने का वेतन ले सकते हैं, अगर उनको नौकरी उन्होंने दिलवा दी तो। फिर क्या है भाई, अनुस्थापन एजेंसियां, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं और प्रबंधन सलाहकार होते हैं। इनका कार्य भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार से मध्यस्थ का ही कार्य करते हैं, लेकिन ये जैसे प्लेसमेंट एजेंसी, इनका काम ही होता है जॉब सीकर्स को जॉब दिलवाना और जॉब प्रोवाइडर को जो भी योग्य उम्मीदवार है उनके बारे में जानकारी देना। तो ये भी क्या करती हैं, ये भी पैसा लेती हैं, ये भी कमीशन लेती हैं। ये एजेंसियां कार्यदल की मांग और पूर्ति का मिलान करके राष्ट्रव्यापी सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। ये एजेंसियां विभिन्न नौकरी के जितने भी इच्छुक व्यक्ति होते हैं, जिन्हें जॉब सीकर्स कहा जा रहा है, उनका रिकॉर्ड और ब्यौरा आमंत्रित करती हैं और उन्हें उपयुक्त दावेदारों को भेजती हैं जिनको इसकी जरूरत होती है। एजेंसियां ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क यानी फीस जो है वो वसूल करती हैं और ये निजी उद्यमों द्वारा संचालित होती हैं। ये खुद का एक उद्यम जैसे होता है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं और एक प्रकार का रोजगार विनिमय का कार्य कर रही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार जो है, जहां कमी है, जो लोग रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार दिला रही हैं और जो रोजगार दे रहे हैं उन संगठनों को योग्य कर्मचारी प्रदान कर रही हैं। इसके बाद है परिसर से भर्ती। परिसर से भर्ती जैसा कि कैंपस रिक्रूटमेंट जिसे कह रहे हैं, जैसे कोई कोर्स कर रहा है कोई छात्र, ठीक है, फाइनल ईयर में है, डिग्री ले रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, आईटी में है, ठीक है, आईटी का कोई कोर्स कर रहा है, तो फिर इस तरह में क्या होता है कि कैंपस में ही कंपनीज जाती हैं, यानी फाइनल ईयर में जो लोग पढ़ रहे हैं उन बच्चों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, भर्तियां की जाती है, उनका सिलेक्शन किया जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट के माध्यम से, परिसर भर्ती के माध्यम से। कभी कभी संगठन उच्च प्रबंधक आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ लोगों या नए स्नातकों, ग्रेजुएट्स जो बच्चे हैं, प्राप्त करने के लिए कई पेशेवर कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं में जाती हैं, ठीक है, का भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं। भर्ती की यह विधि इंजीनियरों के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, एमबीए के लिए इत्यादि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, ठीक है। संगठन नए स्नातकों को प्राथमिकता देती हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उनको प्राथमिकता देती है संगठन और संगठन की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, उन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और संगठन में नौकरी दी जाती है। इसके बाद है वर्तमान कर्मचारियों से सिफारिशें। कभी कभी संगठन में अगर नए पद निकलते हैं, नई रिक्तियां निकलती हैं, तो पहले से जो लोग कार्य कर रहे हैं, विद्यमान कर्मचारी हैं, उनका रेफरेंस लेकर, उनसे संदर्भ लेकर के भी नए लोगों को चुना जा सकता है, ठीक है।
तो वर्तमान कर्मचारियों से सिफारिशें। कई फर्में रिक्त कार्यपद को भरने के लिए अपने कर्मचारियों को उनके संबंधी अगर कोई हो, मित्र हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो जो जानकार लोगों के नाम की सिफारिशें करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, वो भी रेफरेंस दे सकते हैं। संगठन वर्तमान कर्मचारियों की ख्याति पर विश्वास रखती है, उनकी गुडविल, उनकी इमेज पर विश्वास करती है और सिफारिशों को प्राथमिकता देती है। और यदि विद्यमान कर्मचारी द्वारा सिफारिश किए गए नए कर्मचारी के साथ कोई समस्या होती है, तब संगठन विद्यमान कर्मचारियों को जिम्मेदार भी ठहरा सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये काफी कह सकते हैं भरोसेमंद तरीका हो सकता है कि विद्यमान कर्मचारी जो पहले से ही संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कहने पर कोई नया कर्मचारी चुना जाता है, तो फिर वो कर्मचारी कहीं ना कहीं जवाबदेह होता है एक तरह से। कार्यकर्ता और ठेकेदार, भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जब कोई श्रमिक या मजदूर वर्ग का चुनाव करना पड़ता है, लेबर यूनियन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, कई बड़े लेवल पर जब मजदूर चाहिए रहते हैं, तो इस तरह से कार्यकर्ता और ठेकेदार संघ होते हैं जो कि मजदूरों की पूर्ति करवाते हैं। कार्यकर्ता और ठेकेदार वो लोग होते हैं जो गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के साथ संपर्क में रहते हैं, और जब भी कारखाने में या निर्माण स्थान पर कोई रिक्त पद या श्रमिक की आवश्यकता होती है, तब वे गांव से श्रमिक लाते हैं और व्यवसायी को उनकी पूर्ति करते हैं। तो कार्यकर्ता और ठेकेदार इसके लिए क्या कर लेते हैं, कमीशन लेते हैं, और श्रमिकों और अकुशल कर्मचारियों के लिए ये उपयुक्त माने जाते हैं। श्रम ठेकेदार श्रमिकों के साथ निकट संबंध बना के रखते हैं और वे अल्प सूचना पर अकुशल श्रमिकों की आवश्यक संख्या प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी भाई कई सारे और तरीके भी हैं, जैसे टेलीविजन पर विज्ञापन निकाल सकती हैं संगठन, इंटरनेट पर भी, इंटरनेट द्वारा प्रकाशन, जैसे आपने naukri.com देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स, naukri.com हो गया, monster.com हो गया, ये सब क्या है, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जो है वो नौकरियां प्रदान कर रही होती हैं, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर के बीच में मध्यस्थ का कार्य कर रही होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया के बाह्य स्रोत के प्रकार थे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चयन। भाई जो दूसरा जो तत्व है नियुक्तिकरण का, दूसरा जो भाग है वो है सिलेक्शन, चयन। चयन को क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। चयन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, संगठन में रिक्त कार्यपद को भरने के लिए अधिक उपयुक्त और होनहार उम्मीदवार का चयन करना ही चयन है। चयन यानी चुनाव करना, हम यहां लिख सकते हैं, चुनाव करना ही चयन है। श्रेष्ठ, योग्य, सबसे उपयुक्त रिक्त पद के लिए उस व्यक्ति को चुनना, उस व्यक्ति को प्राप्त करना ही चयन है। ठीक है, बहुत सारे लोग भर्ती के माध्यम से आवेदन करते हैं रिक्त पदों के लिए, लेकिन सबका चयन तो होता नहीं है। चयन सबसे योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति का होता है। तो इस चयन या इस चुनाव के लिए क्या करना होता है, बहुत सारा प्रक्रिया करनी पड़ती है। प्रक्रिया में क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को चुनने के लिए कुछ परीक्षण करने होंगे, कुछ टेस्ट करने होंगे। टेस्ट किससे संबंधित होंगे, उम्मीदवारी की योग्यता के से और कार्य के लिए जो ज्यादा उपयुक्त योग्य हो उसका पता लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि चयन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योग्य उम्मीदवार का, श्रेष्ठ उम्मीदवार का, उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। चयन की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें की जाती हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जांच की जाती है, स्क्रीनिंग जिसे कहा जाता है। स्क्रीनिंग किसकी, फॉर्म्स की, जो आवेदन किए गए हैं, भर्तियों के माध्यम से जो आवेदन आए हैं, उन आवेदन की जांच की जाती है।
मतलब जो योग्यता चाहिए कार्य के लिए वो योग्यता उस व्यक्ति में है कि नहीं है, देखा जाता है। ये जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है उसमें से ही बहुत सारे अयोग्य उम्मीदवार जो हैं वो काट दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रारंभिक जांच करने के बाद चयन परीक्षण होता है। इसमें कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। टेस्ट जो होते हैं वो योग्यता से संबंधित होते हैं, कार्य में जो योग्यता की जरूरत होती है उससे संबंधित होते हैं। ये आईक्यू टेस्ट भी हो सकते हैं, इसमें आपके जो ट्रेड टेस्ट भी हो सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड भी टेस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण भी हो सकते हैं। रोजगार के लिए साक्षात्कार, जब टेस्ट में जो व्यक्ति पास हो जाता है उसी व्यक्ति का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उससे फिर पूछा जाता है, बातचीत की जाती है कार्य से संबंधित। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, संदर्भों और पृष्ठभूमि की जांच होती है। भाई बैकग्राउंड उसका चेक किया जाता है कि उसने जो भी जानकारी दी है वो जानकारी सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है संदर्भ, कोई रेफरेंस दिए हैं, अगर उसने कोई नाम दिए, कोई टेलीफोन नंबर्स दिए तो वो सही है कि नहीं सही है, इसकी भी जांच की जाती है। ठीक है, फिर चयन निर्णय लिया जाता है। जब बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, संदर्भ चेक कर लेते हैं, तो फिर चयन का निर्णय लेते हैं कि उस व्यक्ति को चयन किया जाए कि ना किया जाए। बैकग्राउंड सही है, सब कुछ ठीक है तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा। फिर डॉक्टरी जांच होती है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन की चेक करने की भी जरूरत है कार्य के लिए तो उसका भी चेकिंग की जाती है डॉक्टरी जांच के माध्यम से। फिर क्या होता है, प्रस्तावित पद और कार्य जो होता है वो उसको ऑफर किया जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को ऑफर किया जाता है कि वो पास हो चुका है और ये आपका ऑफर लेटर है, प्रस्तावित पद आपका ये है और उस पद से संबंधित ये कार्यभार है, उसको ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगर उस व्यक्ति ने प्रस्तावित पद पर अग्रीमेंट पर साइन कर दिया तो उसको रोजगार अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है, यानी यहाँ से कार्य शुरू हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, चयन हो जाएगा उस व्यक्ति का। तो ये थे आपके चरण, तरीके किस चीज के, चयन करने के, चयन प्रक्रिया जिसे कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा नियुक्तिकरण का जो तीसरा पार्ट है वो है प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो चीजें तो हमें पढ़नी ही है, प्रशिक्षण क्या होता है, विकास क्या होता है ना। देखो बेटा, नियुक्तिकरण जैसा कि हम समझ ही रहे हैं, सिर्फ नियुक्ति करना ही नहीं व्यक्तियों का, बल्कि उस नियुक्त व्यक्ति को तैयार भी करना कार्य के लिए, उसको प्रशिक्षित भी करना, उसको सिखाना भी, कार्य से संबंधित जो विशेष कौशल की अगर जरूरत है तो उसको वो भी बताना। ये भी नियुक्तिकरण कार्य के माध्यम से ही किया जाता है। तो प्रशिक्षण में कौशल निर्माण होता है व्यक्तियों के अंदर। प्रशिक्षण का अर्थ होता है कार्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक की कौशल या तकनीकी ज्ञान देना के साथ कर्मचारियों को सुसज्जित करना, उनको सिखाना। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि वह प्रत्याशित ढंग से, जैसा उनसे इच्छा की जा रही है उस ढंग से वो कार्य निष्पादन कर सके। ठीक है, इसके बाद जो प्रशिक्षण और यहाँ दूसरा वर्ड है विकास। विकास का मतलब क्या होता है, विकास से अभिप्राय कर्मचारी की संपूर्ण वृद्धि, ऑल ओवर डेवलपमेंट करने से है। देखो बेटा, विकास एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, एक लंबे अधिक अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति का विकास एक दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, 4 साल में नहीं हो सकता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक वो व्यक्ति किसी संगठन में कार्य कर रहा है तब तक उसके साथ विकास होता रहेगा, उसका विकास होता रहेगा। विकास के लिए क्या करना होता है, विकास से अभिप्राय कर्मचारी की संपूर्ण वृद्धि से है। यह व्यक्तिगत वृद्धि और सफल कर्मचारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रशिक्षण की तुलना में विकास अवधारणा में बहुत व्यापक है। मैंने बोला ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रशिक्षण विकास का केवल एक भाग है। प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है, वो विकास का केवल एक भाग है, और विकास जो है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। एक कर्मचारी का विकास तब तक होता रहता है जब तक वो संगठन में कार्य करता रहता है, उसको विकास के अवसर मिलते रहते हैं।
विकास के लिए उसके साथ क्या कर सकते हैं, उनको सेमिनार आयोजित करना, उसको कार्य आवर्तन करते रहना, उसको कार्य नए नए सौंपना, उसको चैलेंजिंग वर्क देते रहना, उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहना, वर्कशॉप करवाते रहना कर्मचारियों का, ये सब निरंतर विकास की ओर ले जाता है, जिसमें उसका बौद्धिक, उसका आर्थिक, उसका मानवीय, उसका हर प्रकार से विकास होता है उस व्यक्ति का, उस कर्मचारी का। उदाहरण के लिए, खाते की पुस्तकों को शीघ्र और सटीक तैयार करने हेतु यदि लेखांकन के लिए नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए एक अकाउंटेंट भेजा जाता है तो इसे प्रशिक्षण कहा जाएगा। बेटा, जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया है अकाउंटिंग काम के लिए, पुस्तकों को शीघ्र और सटीक तैयार करने के लिए, तो एक नए लेखाकार को नियुक्त करके जो भी कर्मचारी हैं उनको सिखाया जा रहा है उस लेखाकार के माध्यम से, तो ये प्रशिक्षण हो गया। ठीक है। जबकि यदि उसे अपने प्रेरक और वैचारिक कौशल में सुधार के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है, अगर कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है एक कर्मचारी का, उसके भावना, उसके विचार, उसके कौशल को अभिव्यक्त करने के लिए, तो ये एक विकास के अंदर आएगा। इसे हम विकास कह सकते हैं, कर्मचारी का विकास हो रहा है यहाँ पर। कम से कम उसकी वैचारिक जो भी अभिवृत्ति है उसको मौका मिल रहा है प्रस्तुत करने का, तो यहाँ पर विकास हो रहा है। लेकिन किसी कौशल निर्माण करना, कुछ तकनीकी ज्ञान सिखाना किसी पर्टिकुलर कार्य से संबंधित, वो प्रशिक्षण में आएगा, वो ट्रेनिंग में आएगा। तो ट्रेनिंग एक छोटा भाग होता है एक विकास का। अब भाई, प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता क्यों है किसी संगठन में? काम को सीखने के समय में कमी होती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित कर दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, पहले से ही कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण कौशल है उसको सिखा दिया जाए, तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ऑपरेट कैसे करना है, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, तो फिर क्या होगा, उसे फिर काम को सीखने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, है ना, वो ट्रेंड हो गया है। बेहतर कार्य निष्पादन, वो सही तरीके से प्रशिक्षित है तो वो कार्य भी अच्छे से करेगा। दृष्टिकोण निर्माण, अगर उसका विकास हो रहा है तो उसके विचार बन रहे हैं, विचार अच्छे हो रहे हैं तो वो संगठन के प्रति भी सकारात्मक विचारधारा रखेगा, प्रबंधक के प्रति भी सकारात्मक विचारधारा रखेगा, यानी उसका दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव होगा। तो दृष्टिकोण निर्माण होता है प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से। फिर क्या है भाई, प्रचालनात्मक समस्याओं को हल करने में सहायक, या ऑपरेशनल जितने भी होते हैं ना, उसका उन समस्याओं को हल करने में, जैसे मशीन चलाना हो गया, तकनीकी कोई कार्य करना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो गया, मशीन ऑपरेट करना हो गया, इन समस्याओं, जो ऑपरेशनल रिलेटेड समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हल करने में सहायक होता है अगर एक व्यक्ति प्रशिक्षित है, विकसित है तो। जनशक्ति आवश्यकताओं का प्रबंध करना, जनशक्ति आवश्यकताओं का प्रबंध करना, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, कर्मचारी तभी अच्छे से कार्य करेंगे जब वो प्रशिक्षित होंगे, और तभी वो लंबे समय तक कार्य करना चाहेंगे जब वो सीखे हुए होंगे, है ना। तो जनशक्ति आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए भी प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। परिवर्तन को अपनाने के लिए, भाई कोई नई मशीन आ गई, कोई नई तकनीक आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो जब तक बच्चे को, जब तक कर्मचारी को सिखाओगे नहीं तब तक वो कैसे कार्य करेगा बेचारा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन को अपनाने में सहायक होता है अगर प्रशिक्षण और विकास कर दिया जाए कर्मचारियों का, तो वो आसानी से उन परिवर्तनों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। संगठन के लिए वो सारे लाभ थे, तो कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास का भी क्या कुछ लाभ है? हाँ है। बेहतर जीवन वृत्ति विकल्प, भाई अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी गुणवत्ता जीवन की तभी होगी जब अच्छे पैसे मिलेंगे, और अच्छे पैसे तभी मिलेंगे जब अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम तभी कर पाएंगे जब प्रशिक्षित रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे कर्मचारी। तो कहीं ना कहीं बेहतर जीवन वृत्ति विकल्प या विकास अगर हो गया एक कर्मचारी में, बौद्धिक विकास हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं उसको और अच्छे जॉब मिल सकते हैं आगे, अधिक आय आएगी, है ना, काम अच्छा करेगा तो फिर आय भी उसकी बढ़ेगी, उसकी पदोन्नति भी होगी, मनोबल में वृद्धि हो जाती है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति का जो कार्य करने का जो मन होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो और अच्छे से कार्य करता है, तो मनोबल में वृद्धि हो जाती है। दुर्घटनाओं के कम अवसर हैं, भाई वो सीखा होगा तो मशीन सही से चलाएगा, मशीन सही से चलाएगा तो मशीन बर्बाद भी नहीं होगी और कार्य भी बर्बाद नहीं होगा, संसाधन भी अपव्यय नहीं होगा, है ना।
तो दुर्घटनाओं के भी कम अवसर होते हैं अगर कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया जाए तो। अब कुछ विधियां हैं, उन विधियों को भी हम लोग देख लें कि कौन कौन सी विधियां हैं प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की, क्या मेथड्स हैं। तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। एक होता है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा होता है कार्य से परे, यानी कार्य व्यक्ति नहीं कर रहे हैं तब भी उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं, और जब कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसी दौरान भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये दो तरीका होता है। कार्य पर प्रशिक्षण यानी वर्क करते समय, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इसे कहते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, ये कैसे किया जा सकता है? जब कार्य का निष्पादन करते समय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तब इसे कार्य पर प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी काम करते हुए सीखता है, ठीक है, वो काम करके ही सीखता है। यह विधि केवल तकनीकी कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कि जहाँ मशीन ऑपरेट करना है, कोई मैनुअल कार्य करना है, कोई तकनीकी कार्य है, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, उस तरह के कार्यों के लिए ये कार्य पर प्रशिक्षण विधि ज्यादा उपयुक्त है, जहां कोई चीज करके सीखने की आवश्यकता हो, ठीक है। और इस विधि का लाभ यह है कि कर्मचारी कार्य करते समय व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल समस्याओं को सीख सकते हैं। कार्य पर प्रशिक्षण की सबसे बड़ी हानि क्या है भाई? इसका परिणाम साधनों के अपव्यय पर पड़ता है। वो सीख रहे हैं तो गलती करेंगे तो बर्बाद करेंगे चीजों को। तो जब भी कर्मचारी कीमती मशीनों के साथ काम सीख रहे होते हैं तो फिर क्या होगा? तब कार्य पर प्रशिक्षण की विधियों को टालना चाहिए। जब बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव मशीन है, डेलिकेट मशीन है, वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कार्य पर प्रशिक्षण विधि को। कार्य से परे यानी भाई कार्य नहीं कर रहे हैं अभी तब भी उन्हें सिखाया जा सकता है। कार्य से परे प्रशिक्षण का अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके कार्य स्थानों से दूर ले जाकर के प्रशिक्षण दिया जाए, अर्थात कर्मचारियों को कार्य से कुछ समय के लिए अवकाश दे दिया जाए और उन्हें प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए कहीं और। प्रशिक्षण की यह विधि प्रबंधकीय कार्य पदों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जैसे कि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके या संगोष्ठी करके उन्हें सिखाया जा सकता है। सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित करके प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के लिए किए जाते हैं। अब कार्य पर विधि के अंतर्गत जो प्रशिक्षण की सामान्य और जो प्रचलित तरीके हैं वो क्या क्या है, जल्दी से सीख लेते हैं। कार्य पर यानी कार्य ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, कार्य करते समय तो प्रशिक्षुता कार्यक्रम जिसे कहते हैं, शिक्षार्थी प्रशिक्षण भी कहते हैं, नौसिखिया प्रशिक्षण भी कहते हैं, और शिशु प्रशिक्षण। बेटा ये कार्य के दौरान यानी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई कर्मचारी कर रहा है तो उसको प्रशिक्षण देने की एक तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं कि कुशल कार्यों में प्रवेश पाने के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक ट्रेनर नियुक्त किया जाता है जो प्रशिक्षित होता है व्यक्ति कार्य में। वो ट्रेनर शिक्षित करता है उन श्रमिकों को जो पहली बार कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेनर होता है जो कि ट्रेनिंग दे रहा होता है वो क्या करता है, पहले तो खुद कार्य करके दिखाता है, ठीक है। फिर जब खुद कार्य करके दिखाता है तो श्रमिक चुपचाप बस उसको देखता रहता है कि कैसे कार्य हो रहा है। फिर क्या करता है, जो ट्रेनर होता है, जो प्रशिक्षुक होता है, वो क्या करता है, फिर व्यक्ति को कार्य करने को दे देता है, यानी प्रशिक्षक फिर कहता है कि अब आप कार्य करिए। तो फिर क्या होता है, श्रमिक जो होते हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो कार्य करते रहते हैं वैसे वैसे जो ट्रेनर होता है उनको देखता रहता है कि सही तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जो प्रशिक्षु है वो पूरी तरह से कार्य सीख जाता है, ठीक है, और प्रेक्षक जो है, जो सिखा रहा था, वो व्यक्ति फिर क्या है, चला जाता है। तो इस तरह से
इस माध्यम से भी कार्य करते हुए एक व्यक्ति, एक श्रमिक कार्य को सीखता है। इसमें सिखाने वाला व्यक्ति कोई और होता है और सीखने वाला व्यक्ति जो होता है वो श्रमिक होता है। इसके बाद बच्चों दूसरा जो तरीका है कार्य करते समय ही सीखने का या प्रशिक्षण प्राप्त करने का, वो है संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, इसमें बहुत सारी संस्थाएं जो होती हैं वहां पर श्रमिकों को भेजा जाता है, या जो नियुक्ति वाले पर्सन या व्यक्ति होते हैं उनको भेजा जाता है कार्य को सीखने के लिए। तो संयुक्त प्रशिक्षण पेशेवर संस्थाओं और निगमी क्षेत्र के बीच में एक समझौता होते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, जहाँ पेशेवर संस्थाएं क्या करती हैं, अपने उम्मीदवारों को विभिन्न कंपनियों में भेजती हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई MBA का कोर्स कर रहे हैं, तो MBA के जब फाइनल ईयर में आप होंगे ना, तो आपकी पेशेवर जो संस्था है वो आपको कहीं पर भेजेगी, किसी कंपनी में, किसी निगम में सीखने के लिए, कार्य करने के लिए। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, कार्य को सीखेंगे, और बदले में निगम क्या है, निगम आपको एक वृत्तिका यानी एक प्रकार से कुछ पैसा भी देगी आपको, जो भी आपने कार्य किया है, जो भी उस व्यक्ति उम्मीदवार ने कार्य किया है, जो कि पेशेवर संघ में पढ़ाई कर रहा है, जो MBA कर रहा है, वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसको उसके कार्य के बदले में क्या मिलेगा, वृत्तिका मिलेगी। वृत्तिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम राशि में ही कार्य का, जो भी कार्य किया गया उसका भुगतान किया जाएगा निगम के द्वारा, ठीक है। दूसरी तरफ विद्यार्थी जो होते हैं वो वास्तविक कार्य स्थिति में व्यवहारिक अनुभव सीख पाते हैं, उनको अवसर मिल पाता है कुछ सीखने का। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के अंतर्गत कक्षाएं व्यवहारिक प्रशिक्षण को देने का आधार होती हैं। तो इस प्रकार का हम यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्य करके सीखा जा रहा है। कौन सीख रहा है, जो अभी कोई पढ़ाई कर रहा है। तो निगम और पेशेवर संघ के बीच में अगर कोई समझौता हो जाता है तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार, कोई पढ़ाई करने वाला, कोई कोर्स करने वाला सीख सकता है कि कार्य कैसे किया जाता है, चाहे वो तकनीकी कार्य हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो। इसके बाद देखो बेटा, कार्य के दौरान सीखने के लिए या प्रशिक्षण के लिए जो तीसरी विधि है वो है आगमन या अभिविन्यास प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, आगमन का मतलब होता है एक तरह से जब कोई नया आगमन का मतलब यहाँ पर प्लेसमेंट से दिया जा रहा है, ठीक है। कोई नया नियुक्ति पर्सन है, कोई नया व्यक्ति है जो नियुक्त हुआ है, ठीक, उसको क्या करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराते हैं उसका, यानी उसको पुरानी जो कंपनी जहाँ पर वो काम कर रहा है उसमें जो पुराने लोग हैं, पुराने जो कर्मचारी हैं, वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो कौन है, संगठन क्या है, कैसी है, इसको बताया जाता है नए कर्मचारियों को। तो संगठन के नियम, कायदे, कानून, जो पुराने कर्मचारी हैं वो लोग कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो होता है, मुख्य प्रबंधक जो होता है या मुख्य अधिकारी जो होता है वो नए नियुक्त कर्मचारी को इनके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रशिक्षण का एक विधि है, एक तरीका है। जब कोई कर्मचारी पहली बार एक कंपनी में प्रवेश करता है तब आगमन या अभिविन्यास ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवाया जाता है उस कर्मचारी को प्रवेश देने के लिए तथा उसका स्वागत करने के लिए तथा उसे आवश्यक सूचना देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिविन्यास कहते हैं। वो शीघ्रता तथा प्रसन्नता पूर्वक कंपनी में काम आरंभ कर सके, इसके लिए आगमन या अभिविन्यास प्रशिक्षण जरूरी होता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है भाई, कर्मचारी को घर जैसा वातावरण मिले, कोई समस्या उनको ना हो, और वो संगठन जिसको वो, जहां पर वो नियुक्त हो रहे हैं, उस संगठन के बारे में भी वो जान सके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बेटा अब बताया जा रहा है कि कार्य से परे, यानी कार्य अभी व्यक्ति ने स्टार्ट नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, कार्य से परे यानी कार्य के दौरान नहीं बल्कि कार्य के अलावा कहीं बाहर ले जाकर के भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसका एक बहुत ही प्रमुख प्रकार होता है
प्रकोष्ठशाला विद्यालय, जिसे हम लोग वेस्टिबल स्कूल्स भी कहते हैं, प्रकोष्ठशाला विद्यालय में एक नमूना बना दिया जाता है, किसका? मशीन का। एक बनावटी मशीन बना दी जाती है जिसे डमी मॉडल बोलते हैं। इस बनावटी मशीन से का प्रयोग करके कर्मचारी सीखते हैं कि मशीन कैसे चलानी है, ठीक है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, वो ऑपरेट कैसे होगी, चलेगी कैसे, उस पर कार्य कैसे किया जाएगा। जब संगठन में बहुत महंगी मशीन्स होती हैं या उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, और कर्मचारी नए होते हैं, तो मशीनों का प्रयोग करने में उनको समस्या आती है। इसीलिए इस प्रकार से प्रकोष्ठशालाएं विद्यालय बनाए गए हैं, वेस्टिबल स्कूल्स बनाए गए हैं, जिसमें बनावटी या नकली मशीन्स रख दी जाती हैं और कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि आप पहले उस बनावटी या नकली या आर्टिफिशियल मशीन से कार्य करना सीखिए, और जैसे जैसे आप समझ जाएंगे, उसके सारे पार्ट्स को समझ जाएंगे, फिर वास्तविक मशीन से आप कार्य करेंगे तो बर्बादी जो होगी वो नहीं होगी, है ना, अपव्यय नहीं होंगे, दुरुपयोग नहीं होगा मशीन्स का, उपकरण का। तो ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा तरीका होता है और ये कार्य से परे होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यय हो रहा है या जो संसाधन की बर्बादी हो रही है वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है। इसमें बनावटी नमूने पर प्रशिक्षित किया जाता है और कभी कभी लेखाकारों को जिन्हें नगद रजिस्टर या स्टाफ रजिस्टर में व्यवहार करने पड़ते हैं, उन्हें पहले वास्तविक रजिस्टरों जैसे कि समान खातों के साथ बनावटी रजिस्टरों की आपूर्ति की जाती है। डुप्लीकेट उनको दे दिया जाता है, आर्टिफिशियल दे दिया जाता है। पहले इसमें आप लिखना सीखिए, उसके बाद फिर वास्तविक यानी एक्चुअल जो रजिस्टर होगी उसको आप भरिएगा। गलतियां होने की संभावना इसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जब आप पहले से ही कोई नमूने पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, तो प्रकोष्ठशाला विद्यालय इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य से परे विधि के द्वारा प्रशिक्षण दिया होना होता है। तो इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने जाना कि नियुक्तिकरण क्या होता है, नियुक्तिकरण में एक प्रबंधक क्या क्या कार्य करते हैं और किस प्रकार से नियुक्तिकरण के अंग होते हैं। जैसे नियुक्तिकरण में हमने पहले बोला कि मानव आवश्यकताओं की पहले पता लगाया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि भर्तियां निकाली जाती हैं रिक्त स्थान के अनुसार, फिर भर्तियों के अनुसार जो भी आवेदन आते हैं उसमें से उपयुक्त श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जाता है, और उसके बाद जब व्यक्ति चयनित होकर के आ जाता है तब उसको स्थानापन्न दिया जाता है, यानी उसका प्लेसमेंट किया जाता है और अभिविन्यास दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम किए जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो ये था नियुक्तिकरण का पूरा चरण, और नियुक्तिकरण प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है।